टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस का। डायबिटीज़ मेलाइटस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक होता है ग्रुप ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। ड्यू टू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन हार्मोन जो रहते हैं, इंसुलिन हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, ग्लूकोज जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में। जब ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं तब उसको ही बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, एंड इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डायबिटिक मेलाइटस। फिर देख लेंगे इसके इटियोलॉजी क्या क्या हैं डायबिटिक मेलाइटस के। डायबिटिक मेलाइटस के इटियोलॉजी होता है मेनली टू टाइप्स होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये मेनली इम्यून मीडिएटेड होता है। इम्यून मीडिएटेड मीन्स कोई भी तरीके का जेनेटिक जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो रन करते हैं उसको ही बोलते हैं डायबिटीज़ इम्यून मीडिएटेड, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए मेन इटियोलॉजी है। एंड कभी कभी इडियोपैथिक कॉज भी रहते हैं। फिर और एक होता है डायबिटीज़ 2 मेलाइटस। डायबिटीज़ 2 मेलाइटस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, सेकेंडरी लाइफस्टाइल, फिर अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग, या फिर फैटी और ऑयली फूड इनटेक, ये सब जो होता है डायबिटीज़ 2 मेलाइटस का मेन कॉज होता है। ये सब कारण से डायबिटीज़ 2 मेलाइटस होता है। और एक टाइप का भी रहते हैं जिसको बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन। जेनेटिक डिफेक्ट जिसके लिए बीटा सेल क्या करते हैं, बीटा सेल एक्चुअली इंसुलिन रिलीज करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण जब बीटा सेल फंक्शन में प्रॉब्लम होता है तब इंसुलिन रिलीज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से डायबिटीज़ होता है। कौन कौन से जीन, मोडी 1, मोडी 2, मोडी 3, मोडी 4, ठीक है। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मोडी 1 के लिए म्यूटेशन होता है HNF4 अल्फ़ा की, मोडी 2 के लिए GCK की, मोडी 3 के लिए HNF1 अल्फ़ा की, मोडी 4 के लिए HNF1 बीटा की, ठीक है। नेक्स्ट होता है जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द इंसुलिन के लिए हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द इंसुलिन की वजह से हो सकते हैं। फिर होता है पैंक्रियाटिक डिजीज़। पैंक्रियाटिक डिजीज़ में क्यों आएगा, क्योंकि जो ये इंसुलिन रिलीज होते हैं, ये एक्चुअली जो पैंक्रियास रहते हैं, ऐसे पैंक्रियास रहते हैं, पैंक्रियास के ऊपर रहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल रहते हैं, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल रहते हैं जो पैंक्रियास में रहते हैं, पैंक्रियास के ऊपर रहते हैं। वहाँ से क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है। तो अगर पैंक्रियाटाइटिस होगा मतलब क्या होता है, पैंक्रियास में इन्फेक्शन होगा। तो पैंक्रियाटाइटिस होगा, पैंक्रियास में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए क्या होता है, बीटा सेल का भी डिसफंक्शन होता है। इस वजह से इंसुलिन रिलीज भी डिक्रीज होता है। इस कारण से पैंक्रियाटाइटिस डिजीज़ होता है, या फिर पैंक्रियाटोमी में, ये सब में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव एंडोजिनस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनल एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। एक्सेसिव एंडोजिनस प्रोडक्शन, जैसे कि एक्सेसिव एंडोजिनस हार्मोन प्रोडक्शन मीन्स ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, ग्लूकागन प्रोडक्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोडक्शन, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम और ग्लूकागोनोमा।
एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, ग्लूकागोनोमा, ये सब कारण से क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए कभी कभी जो है ग्लूकोज इंक्रीज भी हो सकते हैं और ग्लूकोज जो होता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, हम लोग के ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है और डायबिटीज मेलाइटिस हो सकते हैं। या फिर सम जो एसोसिएट जेनेटिक सिंड्रोम रहते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफ्लिंटर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इस सब की वजह से भी डायबिटीज मेलाइटिस हो सकते हैं। और होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो पहले हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस 1 के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि डायबिटीज़ मेलिटस 1 में क्या हुआ। तो डायबिटीज़ मेलिटस 1 और 2 रहते हैं। तो दोनों के अंदर जो डायबिटीज़ मेलिटस 1 है, डायबिटीज़ मेलिटस 1 है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी। एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, डायबिटीज़ 1 होता है। एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी, जिसके कारण होगा डायबिटीज़ मेलाइटस। एमसीक्यू भी आते हैं। किसके लिए होते हैं, बीटा सेल जो है, बीटा सेल जो पैंक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल में रहते हैं। बीटा सेल से रिलीज होते हैं, जो पैंक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल है वहाँ से रिलीज होता है। वही बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो ये होता है एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी, और होता है बीटा सेल जो रहते हैं पैंक्रियास के ऊपर, उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से डायबिटीज़ 1 होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर टाइप 1 दो टाइप के हो सकते हैं, एक टाइप 1 ए हो सकता है, टाइप 1 बी हो सकते हैं। जो टाइप 1 ए है वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मीन्स जब हम लोग के बॉडी में कोई भी ऐसे मतलब बॉडी का ही एंटीबॉडी, जब बॉडी का ही कोई सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, मान लीजिए कि ये बीटा सेल है, ये बीटा सेल है और ये हम लोग के बॉडी की कोई एंटीबॉडी है, ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम लोग के बॉडी का जो एक पार्ट है, ये इसको बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म समझ के जब इसी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। खुद के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ही खुद के बॉडी के कोई सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऑटो इम्यून भी हो सकते हैं। और जो टाइप 2 होता है वो इडियोपैथिक होता है। अब रिस्पेक्टर, तो अभी इसलिए हम लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे, टाइप 1 जो होते हैं वो हमेशा के लिए जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब जेनरेशन, मतलब एक पहले जेनरेशन में मान लीजिए किसी के ग्रैंडफादर के थे, किसी के ग्रैंडफादर में थे, उससे किसी के फादर में आएगा, फिर उससे उसके चाइल्ड को जाएगा। तो इस तरीके से जब एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन के अंदर रन करते हैं तो उसमें ही टाइप 1 होता है वो। तो उसमें जेनेटिक कौन कौन से जेनेटिक जो होता है जीन या फिर कौन कौन से जेनेटिक डिफेक्ट रहते हैं, CTLA4, PTPN22, HLA-DR3, DR4, ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये MCQ आते हैं। HLA-DR3 एंड DR4 ये MCQ में भी आते हैं। और HLA-DR3 में थायराइड में भी प्रॉब्लम होता है, थायराइड में भी डिस्फंक्शन देखा जाता है सेम जीन के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ आते हैं। और इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण हो सकते हैं, ये भी MCQ है, विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण हो सकते हैं, या फिर बोविन मिल्क प्रोटीन के कारण भी हो सकता है। Which antibody are responsible for diabetes 1 mellitus? हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो एंटीबॉडी रहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ के ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़, तो ही एंटीबॉडी के लिए ही जो होते हैं जो हम लोग के बॉडी के ओन सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कौन सी एंटीबॉडी है, anti-GAD65 एंटीबॉडी जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है, और एक है IA2A जो होता है मोस्ट स्पेसिफिक। यही दो जो है मेन इंपॉर्टेंट है एंड MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ICA, एंटी-जेडेन, TD, IAA ये नॉर्मली याद रखने से ही चलेगा। तो anti-GAD65 एंटीबॉडी जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है, IA2A मोस्ट स्पेसिफिक है।
स्टेज में क्या होता है, अगर हम लोग इधर एक छोटा सा देख लेंगे ऐसे, तो ये होता है टाइम इन मंथ, और ये हो जाएगा बीटा सेल मास। अब हम लोगों ने देखा कि जो टाइप 1 होता है वो मेनली बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ से एक होता है लेवल होता है। तो जो स्टेज 1 रहता है, स्टेज 1, वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, इस जगह पे जो है स्टेज 1, यहाँ से बीटा सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ये स्टेज 1 है, ये है स्टेज 2, और फिर यहाँ पे आएगा स्टेज 3। तो जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है, इस दो जगह में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन तो स्टार्ट होता है बट डायबिटीज मेलिटस नहीं होता है। बट जो स्टेज 3 होता है वहाँ पर बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है। लेकिन इन तीनों में ही अगर हम लोग देखेंगे तो जो एंटीबॉडी, जो ऑटो एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव रहेगा। बट जो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है और 1 और 2 स्टेज तक कोई भी डायबिटीज मेलिटस नहीं कराता है, बट जब स्टेज 3 में आते हैं तभी डायबिटीज मेलिटस कराते हैं। मैं और एक बार इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया टाइम इन मंथ, या फिर पर ईयर, ये हो गया बीटा सेल मास, ये हो गया एक लेवल हो गया, ये हो गया स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2, और ये हो गया स्टेज 3। तो ये गया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तीनों ही स्टेज में एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव रहेगा, बट 1 और 2 में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से डायबिटीज मेलिटस नहीं होगा, बट 3 में, स्टेज 3 में एंटीबॉडी भी पॉजिटिव होगा और डायबिटीज मेलिटस या फिर हाइपरग्लाइसेमिया भी दिखा जाएगा। तो स्टेज 1 एंटीबॉडी पॉजिटिव, नो हाइपरग्लाइसेमिया। स्टेज 2 एंटीबॉडी पॉजिटिव, डिसग्लाइसेमिया। बट स्टेज 3 होता है जिसमें डायबिटीज मेलिटस देखा जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक MCQ है। क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेज में डायबिटीज मेलिटस 1 में हाइपरग्लाइसेमिया देखा जाता है, वो है स्टेज 3। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे इन जनरल, हम लोग शॉर्ट एक नोट्स में कि एक्चुअली इन जनरल जो होता है क्या क्या रहते हैं डायबिटीज़ 1 में। पहले अगर हम लोग एज देखेंगे तो एज मेनली होता है टाइप 1 जो होते हैं, हम लोगों ने बार बार देखा कि जेनेटिक कारण से हो रहा है, जनरेशन के थ्रू रन करते हैं। तो इसकी वजह से हमेशा जो है हम लोग 25 साल के कम एज में ही ये जो है डायबिटीज़ 1 जो है पकड़ा जाता है। 25 साल के 1 में, यूजुअली लेस देन 25 आवर्स में। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर रहता है लो अनडिटेक्टेबल इंसुलिन या फिर सी पेप्टाइड लेवल। जो अनडिटेक्टेबल इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है वो अनडिटेक्टेबल होता है, मतलब इंसुलिन हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो होता है मेनली जेनेटिक कारण से होता है, और सी पेप्टाइड लेवल जो है वो भी लो रहते हैं। बट हम लोग जब डायबिटीज़ 2 देखेंगे तब देखेंगे सी पेप्टाइड लेवल जो है ये इंक्रीज रहते हैं, और अनडिटेक्टेबल जो इंसुलिन रहते हैं डिटेक्टेबल होता है टाइप 2 में। हम लोग बाद में डिफरेंस देखेंगे। ऑटो एंटीबॉडीज़ इसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से होता है। हम लोगों ने देखा इधर ऑटो एंटीबॉडीज़ में जो है कौन है, anti-GAD65AB एंड 1A